एक रहस्यमयी लड़की दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद है, लेकिन अपनी तेज दिमागी क्षमता और हैरान कर देने वाली कौशल के दम पर वह कुछ ही समय में वहां से भाग निकलती है। उत्तरी फिनलैंड के बर्फीले जंगल, हवा पेड़ों के बीच ऐसे बह रही है जैसे कोई पुराना राज फुसफुसा रही हो। इन्हीं सन्नाटों के बीच एक पतली सी पर तेज नजर वाली 15 साल की लड़की हैना सफेद बर्फ पर भूत की तरह बिना आवाज किए आगे बढ़ती है, और निगाहें एक बारह सिंघे पर जमी हुई। फिर एक तीर उड़ता है और सटीकता से अपने निशाने पर लगता है। हैना बिना किसी हिचक के आगे बढ़ती है, जैसे ये सब उसके रोजमर्रा का हिस्सा हो। कुछ ही सेकंड में वह शिकार को शांत कर देती है। दूर कहीं केबिन से धुआं उठ रहा है। वहीं रहता है उसका पिता एरिक, CIA का पुराना एजेंट, ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने तो भुला दिया, लेकिन दुनिया उसे कभी नहीं भूल सकती। उसी ने हैना को बनाया है, एक ऐसी लड़की जिसे हथियार चलाना उतना ही आसान लगता है जितना किसी और बच्चे को स्कूल बैग उठाना। शूटिंग, कॉम्बैट, दौड़ना, छिपना, दर्जनों झूठी पहचाने और कई भाषाएं वह सब जानती है, पर दुनिया के बारे में वह एक मासूम बच्चे जितना ही जानती है। फोन उसे जादू लगता है, हवाई जहाज किसी दूसरे ग्रह की मशीन। शाम होती है। आग की हल्की रोशनी में हैना अपने पिता से कहती है, मैं तैयार हूं जंगल से बाहर जाने के लिए। एरिक कुछ नहीं कहता, बस उठता है, बाहर जाता है और बर्फ के नीचे एक पुरानी चीज खोद कर निकालता है, एक रेडियो बीकन। वह उसे हाथ में पकड़े हुए धीमी आवाज में कहता है, अगर तुमने इसे ऑन किया तो मरीसा वाइगलर तुम्हारे पीछे आ जाएगी, CIA की सबसे खतरनाक शख्सियतों में से एक, और फिर सब कुछ बदल जाएगा। खामोशी फैल जाती है, बर्फ गिरती रहती है, जैसे आसमान भी जवाब का इंतजार कर रहा हो। एरिक उसके हाथ में बीकन थमा देता है, फैसला तुम्हारा है। अगली सुबह सूरज नीचा है, हवा कड़वी ठंडी। एरिक शिकार पर निकल जाता है और केबिन में रह जाती है हैना उस छोटी सी डिवाइस को देखते हुए, जिसे ऑन करते ही पूरी दुनिया उसके दरवाजे पर आने वाली है। सुबह की धुंध अभी छंटी भी नहीं थी कि हैना ने अपना फैसला कर लिया। कुछ पल शांत बैठकर वह बीकन को देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे ऑन कर देती है। छोटी सी लाइट चमकती है और उसी क्षण उसका बचपन खत्म हो जाता है। जब एरिक लौटता है और बीकन को चालू देखता है, उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए दर्द चमकता है, लेकिन वह जानता है अब वापसी नहीं। वह शांत रहकर उनका अगला कदम सोचने में लग जाता है। दूसरी ओर CIA मुख्यालय में एरिक के लोकेशन का अलर्ट मरीसा तक पहुंचता है। वह तुरंत अपनी टीम को बुलाती है। कोई सुझाव देता है कि इंटरपोल जैसी बाहरी एजेंसियों को भी शामिल किया जाए, लेकिन मरीसा उसे एक तिरछी नजर से चुप करा देती है और मिशन की कमान खुद अपने हाथ में ले लेती है। फिनलैंड में एरिक जल्दी से निकलने की तैयारी करता है। वह साधारण कपड़े पहनता है और हैना से कहता है, हम बर्लिन में मिलेंगे। रात ढलती है और अंधेरा फैलते ही CIA के एजेंटों की एक टुकड़ी केबिन पर धावा बोल देती है। वे हैना को पकड़ लेते हैं और उसे मोरक्को में मौजूद एक गुप्त CIA सुविधा में ले जाते हैं। हैना को एक सख्त खाली सी पूछताछ रूम में बंद कर दिया जाता है। एक एजेंट उससे जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन हैना साफ कहती है, मैं मरीसा से ही बात करूंगी। उसकी जगह वे एक ऐसी महिला भेजते हैं जो मरीसा जैसी दिखती है, पर हैना को कुछ अजीब लगता है। वह महिला कान में ईयरपीस लगाए हुए है और हर शब्द जैसे किसी के इशारे पर बोल रही है। हैना उससे बातचीत जारी रखती है, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह टूटकर उस महिला की बाहों में गिर जाती है। कमरे के बाहर खड़े गार्ड घबरा जाते हैं। उन्हें डर है कि वह अनियंत्रित न हो जाए, लेकिन दरवाजा खुलते ही सब कुछ बदल जाता है। पल भर में हैना अपनी चाल चल देती है। एक छिपा हुआ ब्लेड, एक तेज वार और नकली मरीसा का गला कट चुका है। इसके बाद जो होता है वह शुद्ध अराजकता है। हैना बिजली की गति से गार्डों पर टूट पड़ती है और बाहर निकलने की ओर बढ़ती है। CIA सुविधा के भूल भुलैया जैसे कॉरिडोरों में उसका पीछा किया जाता है, लेकिन हर मोड़ पर हैना उनसे 2 कदम आगे रहती है। सरकते हुए बिना आवाज किए वह सुविधा के केंद्र CIA लैब की तरफ बढ़ती है। जब वह वेंट से नीचे छलांग लगाती है, एक तकनीशियन चौंक जाता है। हैना बंदूक तानकर उससे बाहर का रास्ता पूछती है। वह कांपते हुए रास्ता बता देता है। हैना वापस वेंट में चढ़ती है। जालियों के बीच से रेंगते हुए आखिरकार एक खुला हिस्सा ढूंढ लेती है। वह बाहर निकलती है और ठिठक जाती है। चारों तरफ सिर्फ वीरान रेगिस्तान, न कोई शहर, न सड़क जहां उसका हर कदम एक नई लड़ाई बन सकता है। एक सैन्य काफिला उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही पहला ट्रक पास आता है, वह झुककर रेंगती है और बिना किसी आवाज के उसके नीचे लटक जाती है। ट्रक का इंजन गरजता है और हैना रेत से उठती हुई यात्रा पर निकल जाती है, बिना किसी को शक हुए। इसी बीच CIA परिसर में मरीसा एक सुरक्षित तिजोरी खोलती है। वह अंदर से एक सील किया हुआ फाइल निकालती है, वही फाइल जिसे वह हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। एरिक, उसकी पत्नी जोहाना और छोटी हैना
एक सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहे थे जब मरिसा ने उन पर घात लगाई। गोलियों की बौछार, चीखें और टायरों का चीखता हुआ मोड़। कार सड़क से फिसलकर किनारे जा गिरी। अराजकता में एरिक और जोहाना अपनी बेटी को गोद में उठाकर जंगल की ओर भागे, पर फिर एक गोली की आवाज और जोहाना आगे गिर पड़ी। मरिसा की आंखें वर्तमान में लौटती हैं। वह फाइल बंद करती है, पर अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर रेगिस्तान में हैना लगातार आगे बढ़ती है, हर पहाड़ी, हर पथरीले मोड़ को इस्तेमाल करते हुए अपने पीछा करने वालों से बचती हुई। कुछ दूरी पर उसे एक रोड ट्रिप पर निकला हुआ परिवार दिखता है। उनकी बेटी सोफी खिड़की से झुककर मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? हैना सिर हिला देती है, दूर हट जाती है। उसे मिलना जुलना अभी भी असुरक्षित लगता है। आगे बढ़ते हुए वह एक नदी किनारे कुछ औरतों को कपड़े धोते देखती है। चुपचाप, बिना ध्यान आकर्षित किए वह एक कपड़ा उठा लेती है, अपनी पहचान छिपाने के लिए। उसके बाद वह पास के कस्बे की ओर चल देती है। कस्बे के सबसे पुराने टूटे फूटे होटल में एक बूढ़ा मोरक्कन मालिक उसे सहानुभूति से देखता है। वह बिना सवाल पूछे उसे एक कमरा दे देता है। हैना कमरे में दाखिल होती है और ठिठक जाती है। टीवी की रोशनी, इलेक्ट्रिक लाइट, फोन, स्विच, हर चीज उसके लिए किसी दूसरे संसार की मशीन है। घबराहट उसके सीने में भर जाती है। सांसें तेज होने लगती हैं। वह दरवाजा खोलकर बाहर भागती है। बाहर आते ही वह अचानक फिर से सोफी और उसके छोटे भाई माइल्स से टकरा जाती है। इस बार सोफी जिद करती है। उधर मरिसा एक अंधेरी, धुआं भरी बार में दाखिल होती है। वहां इंतजार कर रहा है आइजैक्स, एक पूर्व एजेंट जिसे उसकी क्रूरता और निर्मम तरीकों के लिए जाना जाता है। मरिसा उसके सामने बैठती है और शांत स्वर में कहती है, मेरे पास एक काम है, बड़ा और खतरनाक। आइजैक्स की आंखों में दिलचस्पी चमकती है। वह मुस्कुराकर सहमति दे देता है। इनाम और चुनौती दोनों उसके लिए काफी हैं। कहीं दूर समुद्र तट पर एरिक पानी से बाहर आता है। 2 पुलिस अधिकारी उसे देखते हैं और उसके पास आते हैं, पर एरिक किसी भी पल बर्बाद नहीं करता। एरिक जंगल की ओर गायब हो जाता है। कस्बे के छोटे से घर में हैना सोफी और उसके परिवार के साथ एक साधारण सी रोटी और सब्जी से बनी डिनर साझा करती है। पहली बार कोई उसे परिवार जैसा अपनापन दे रहा है। उनके चेहरे गर्मजोशी से भरे हुए और हैना की आंखों में पहली बार थोड़ी राहत। अगली सुबह स्पेन की खुली सड़कों पर सुबह की धूप सुनहरी चमक बिखेर रही है। सोफी का परिवार अपनी आरवी लेकर आगे बढ़ रहा है, बेखबर कि एक अदृश्य मेहमान उनके साथ सफर कर रहा है। उधर आइजैक्स और उसकी टीम मोरक्कन होटल के मालिक से पूछताछ कर रहे हैं। डर के मारे बूढ़ा झटपट बता देता है कि हैना आखिरी बार एक विदेशी परिवार के साथ देखी गई थी, सोफी के परिवार के साथ। आइजैक्स आंखें सिकोड़ता है। हाईवे पर सब तरफ फैल जाओ, आरवी ढूंढो। कुछ देर बाद उसकी टीम का एक आदमी रेडियो पर आवाज देता है, साहब, आरवी दिख गई है। सोफी का परिवार एक रोड साइड होटल पर रात बिताने के लिए रुकता है। आरवी स्थिर होते ही हैना चुपके से बाहर निकलती है और होटल के पूल की ओर बढ़ती है। प्यास उसे अंदर से जला रही है। जैसे ही वह पानी झुककर भरती है, अचानक सोफी पानी से बाहर आती है। दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर सोफी धीरे से मुस्कुराती है, तुम हमारे आरवी में छिपी हुई थी? हैना घबरा जाती है, पर सोफी हाथ उठाकर कहती है, श्श, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां होटल के कोने में लगे फुटबॉल टेबल के पास पहुंचती हैं, जहां कुछ लड़के खेल रहे हैं। लड़के स्कूटरों पर सवारी की पेशकश करते हैं और हैना पहली बार मुक्त महसूस करती है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरती है जो उसने कभी महसूस भी नहीं की थी। रात गहराती है। सब एक बड़े अलाव के पास इकट्ठे होते हैं। गिटार की मधुर धुनें, आसमान में असीम सितारे, और हैना के लिए ये पल किसी सपने जैसा है। कुछ दूर एक लड़का उससे बातचीत करता है। धीरे धीरे वह आगे झुककर उसे चूमने की कोशिश करता है, पर हैना का शरीर बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है। एक तेज मोड़ और लड़का जमीन पर गिर जाता है। वह हक्का बक्का रह जाता है। सोफी तुरंत बीच में आकर हालात संभाल लेती है। उसी समय आइजैक्स और उसकी टीम कैंपसाइट पर पहुंच चुकी होती है। वे टेंटों की तलाशी लेते हुए एक एक को खोलते जाते हैं। एक टेंट में उन्हें माइल्स मिलता है, सोफी का छोटा भाई। आइजैक्स उसे देखता है, गलत टेंट, और आगे बढ़ जाता है। उधर हैना और सोफी सही समय पर लौटती हैं और बिना किसी को बताए अपने टेंट में फिसलकर बंद हो जाती हैं। अंधेरे में धीरे से सोफी पूछती है, तुम सच में कहां से आई हो? हैना एक पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं कुछ बहुत खतरनाक लोगों से भाग रही हूं और मुझे बर्लिन पहुंचना है। मेरे पापा वहां इंतजार कर रहे हैं। सोफी उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखती है। वह अपनी कलाई से एक दोस्ती वाला ब्रेसलेट उतार कर हैना को देती है। ये रखो, तुम अकेली नहीं हो। सुबह सोफी अपने माता पिता को हैना के बारे में बताती है। कहती है कि वह उसे होटल में मिली थी और उसे मदद की जरूरत है। थोड़ी झिझक के बाद वे मान जाते हैं। हैना सामने की सीट पर बैठ जाती है, शांत पर थोड़ा सा सुकून लिए हुए। इसी बीच मरिसा एक पुरानी इमारत में हैना की नानी से मिलने आती है।
वह अपनी मातृभाषा में शांत स्वर में पूछती है, तुम्हें पता है वह कहाँ हो सकती है? बूढ़ी महिला उसके चेहरे पर देखकर समझ लेती है कि सच बताना खतरा है। वह सिर हिलाकर कहती है, नहीं। मरिसा एक लंबी सांस लेती है और बिना एक शब्द बोले साइलेंसर लगी पिस्तौल से उसे मार देती है। शहर के दूसरी तरफ एरिक बस से उतरता है और भीड़ भरी गलियों में चलता है। उसे तुरंत एहसास होता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। वह सबवे स्टेशन की ओर मुड़ता है और देखते देखते एजेंट उसे घेर लेते हैं। पर वह एरिक है, CIA का वो साया जो कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ ही पलों में एजेंट एक एक कर गिरते जाते हैं, निहत्थे, बेहोश। एरिक जैसे ही निकलने लगता है वह उनके रेडियो पर एक आवाज सुनता है, मरिसा अभी भी जिंदा है। सड़क पर आरवी तेजी से आगे बढ़ रही है। हैना सामने की सीट पर बैठी है। खिड़की से बहती हवा उसके बालों को छूती है और लंबे समय बाद वह खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करती है, थोड़ा आजाद। सड़क लंबी थी और हैना की नजरें बार बार पीछे जाती थीं। एक कार बहुत दूर पर बराबर की रफ्तार से पीछे चल रही थी। दिन ढलकर रात में बदल गया, फिर भी कार उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब सोफी की मां सड़क किनारे रुककर नक्शा देखने लगीं, वही कार भी उनसे कुछ दूरी पर रुक गई। हेडलाइट्स बंद पर निगाहें चलती हुईं। हैना के भीतर एक हल्की सी सनसनी उठती है। वह सोफी की ओर देखती है। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। बिना समय गंवाए वह अंधेरे में उतर जाती है। दूर खड़े आइजैक्स को तुरंत समझ आता है। उसके इशारे पर उसके आदमी दौड़ पड़ते हैं, हैना का पीछा करते हुए, और जल्द ही वे एक विराट से शिपिंग यार्ड में प्रवेश करते हैं। हैना को घेर लिया जाता है, लेकिन वह हैना है। उसका शरीर बिजली की तरह चलता है। एक झपट्टा, एक वार, एक चीख, और आइजैक्स का एक आदमी जमीन पर गिरकर खामोश हो जाता है। दूर से पीछा करते हुए आई सोफी यह सब देख लेती है। उसकी आंखों में डर, सदमा और हैना के लिए चिंता। वह कांपती हुई पीछे मुड़कर दौड़ जाती है। हैना बाकी आदमियों को धूल चटाती है और आखिर में एक तेज दौड़ लेकर कंटेनरों के बीच से छलांग लगाती है और समुद्र के काले पानी में लापता हो जाती है। आइजैक्स दांत भींच लेता है। उसी रात एक शानदार आधुनिक घर में मरिसा को एक कॉल मिलता है, एरिक का। वह बिना हिले अपनी टीम को फोन ट्रेस करने का इशारा करती है। इसी दौरान बाहर तैनात गार्ड की मौत की ध्वनि सुनाई देती है। मरिसा की गर्दन में ठंडक दौड़ जाती है। एरिक आ चुका है। वह दूसरी खिड़की से छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ ही देर बाद मरिसा शिपिंग यार्ड में पहुंचती है, जहां आइजैक सोफी के परिवार को बंधक बनाए बैठा है। डर के मारे माइल्स बोल पड़ता है, वो बर्लिन जा रही है अपने पिता से मिलने। मरिसा की आंखों में चमक आ जाती है। तो खेल वहीं खत्म होगा। बर्लिन। हैना एक त्यागे हुए मनोरंजन पार्क में पहुंचती है, जहां टूटी झूलों, जंग लगे कैरोसेल और रंग उखड़ी दीवारों के बीच क्नीफलर रहता है, एरिक का पुराना दोस्त, एक अजीब सा जादूगर। वह हैना को देखकर हंसता है। ओह छोटी शेरनी, तुम्हारा इंतजार था। वह उसे खाना देता है और एक लिफाफा थमाता है। अंदर एक पता, एरिक का संदेश। लेकिन तभी धड़म धड़म, दरवाजे पर जोरदार दस्तक। क्नीफलर की निगाहें बदल जाती हैं। नीचे जाओ अभी। मरिसा और आइजैक्स घर में घुस आते हैं। जबरदस्ती क्नीफलर को पकड़ते हैं, पीटते हैं, हर कोने की तलाशी लेते हैं। नीचे छिपी हैना चुपचाप सुनती है और दो सच उसके दिल को चीर देते हैं। जिस औरत को उसने मारा था वो मरिसा नहीं थी और एरिक उसका असली पिता नहीं है। उसकी दुनिया एक पल में बदल जाती है। किसी तरह वहां से बचकर हैना अपनी नानी के अपार्टमेंट पहुंचती है, जहां एरिक इंतजार कर रहा है। वह कांपती आवाज में पूछती है, क्या आप मेरे असली पिता हैं? एरिक चुप हो जाता है, फिर धीमे से, नहीं। हैना की आंखें भर आती हैं। एरिक जारी रखता है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह ही चाहा है, पर अब तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। वह बताता है, CIA का एक खुफिया प्रोजेक्ट जिसमें गर्भवती महिलाओं को चुनकर उनके अजन्मे बच्चों की DNA में बदलाव किया जाता था। पर प्रोजेक्ट फेल हो गया। उन्होंने सभी महिलाओं और बच्चों को मारने का आदेश दिया था। एरिक ने हैना और उसकी मां को बचाने की कोशिश की, पर मरिसा ने उसकी मां को मार दिया। हैना कांपती है, गुस्से, दर्द और झूठ के बोझ से। अचानक कांच टूटने की आवाज। मरिसा और आइजैक्स आ पहुंचते हैं। भागो हैना, उसकी आखिरी चीख। वह आइजैक्स को बेरहमी से मार देता है, पर ज्यों ही वह मुड़ता है, ठाक, मरिसा की गोली उसके सीने में धंस जाती है। एरिक गिर पड़ता है। हैना भागते भागते उसी त्यागे हुए मनोरंजन पार्क में लौटती है, पर मरिसा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुकी है। हैना की आंखें नम हैं। बस अब खत्म कर दो, ये सब रोक दो। मरिसा जवाब में गोली चलाती है, हैना के कंधे में धंसती हुई। दर्द उसकी नसों में आग की तरह फैलता है और उसी दर्द से जन्म लेता है क्रोध। हैना एक टूटा हुआ हिस्सा उठाकर एक अस्थायी तीर बनाती है और मरिसा पर दाग देती है। तीर उसके शरीर में धंस जाता है
मरिसा लड़खड़ाती है, भागकर एक ऊंचे